हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, होमगार्ड, एसआई, ठीक, और यूपी के जो विभिन्न आयोग है जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक, या कोई और आयोग, ठीक, जो जो एग्जाम से लेते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम जो है चीजें आगे पढ़ रहे थे, ठीक। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं हैं और उनको कब घोषित किया गया, ठीक, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत की जो प्रमुख शास्त्रीय भाषा क्या क्या है दोस्तों, और इनको क्या प्रक्रिया है इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की, उनके बारे में। देखिए दोस्तों, भारत में शास्त्रीय भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और जिनका अपना स्वतंत्र साहित्यिक स्वरूप रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े मानक क्राइटेरिया तय किए हैं दोस्तों। देखिए, शास्त्रीय भाषा के लिए निर्धारित मानक क्या क्या हो सकते हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक, तब उसको जो है शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में जो है रखा जाएगा। देखिए क्या क्या है। प्राचीनता, उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास जो है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, मतलब वो प्राचीन होनी चाहिए, ठीक। उनका जो इतिहास है, मतलब किस संदर्भ से वो भाषा ली गई है, ठीक, उनका जो इतिहास रहा है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होना चाहिए। बात करें साहित्यिक विरासत की, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। चलिए आगे देखते हैं। मौलिकता की बात करें, अगर हम बात करें मौलिकता की दोस्त, तो देखिए मौलिकता, साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और यह किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई हो। मतलब कह रहा है कि वो उसकी जो साहित्य की जो परंपरा है वो बहुत ही मौलिक होनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं है कि उसको आप जो है तमाम प्रकार की भाषाओं से संकलित करके फिर एक नई भाषा जो है बना देते हैं, फिर उसको जो है आप शास्त्रीय भाषा का दर्जे के लिए जो है अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, ठीक। इन सब प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। निरंतरता, शास्त्रीय भाषा और साहित्य उसके आधुनिक स्वरूप से अलग हो सकते हैं लेकिन उनके बीच एक गहरा संबंध और निरंतरता होनी चाहिए दोस्त, तब उनको जो है शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो किस विभाग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। देखिए, भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की प्रक्रिया में दो प्रमुख विभाग और मंत्रालय शामिल होते हैं दोस्त। पहला जो मंत्रालय है वो है संस्कृति मंत्रालय, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि इसी के द्वारा जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। मेन नोडल एजेंसी यही है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। देखिए आगे देखते हैं। मुख्य रूप से संस्कृति मंत्रालय ही वह नोडल मंत्रालय है जो किसी भाषा को शास्त्रीय दर्जा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक भाषाई विशेषज्ञ समिति जिसको एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक हेरिटेज का गठन किया गया है, जो प्राप्त प्रस्ताव की जांच करती है। तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय, ये जो है जितने भी प्रस्ताव जो है शास्त्रीय भाषा से आते हैं उसको गहनता पूर्वक जांच करती है, फिर ये जो है आगे जो है अगली संस्था को मतलब प्रेषित कर देती है। अब अगला जो मंत्रालय दोस्तों वो है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति जब अपनी सिफारिशें दे देती है तो अंतिम अधिसूचना अक्सर गृह मंत्रालय के माध्यम से या कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की जाती है। अब देखिए चयन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्त। देखिए यह प्रक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है, जैसे प्रस्ताव। पहले जो है राज्य सरकारें या विद्वान समूह अपनी भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हैं। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी की क्या भूमिका है इसमें, तो देखिए संस्कृति मंत्रालय इस प्रस्ताव को साहित्य अकादमी के पास भेजता है।
साहित्य अकादमी द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति यह देखती है कि क्या वह भाषा सरकार द्वारा निर्धारित चारों मानक जैसे प्राचीनता, मौलिकता आदि को पूरा करती है या नहीं। तो साहित्य अकादमी ये सब चीजें जो है देखती है, मौलिकता और ये सब, मतलब कि चारों मानक जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा जो है बनाने के लिए, जो चारों मानक है उसको देखती है, जांच पड़ताल करती है, फिर जो है अपना निर्णय जो है कैबिनेट को प्रस्तुत करती है। इसमें कैबिनेट की क्या मंजूरी है, तो देखिए विशेषज्ञों की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद इसे केंद्रीय मंत्रालय यूनियन कैबिनेट के पास भेजा जाता है। फिर उसके बाद घोषणा होती है, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में, तो देखिए भारत में वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस है। भारत सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं को इस सूची में जो है शामिल किया। ठीक, पहले क्या थी, पहले दोस्तों 6 भाषाएं थी। ठीक, 5 2024 में मिली। ठीक, तो दोनों मिलाकर कुल जो है 11 शास्त्रीय भाषा हो गई। अब देखिए इनको एक एक करके हम चर्चा करते हैं। इन भाषाओं को उनकी प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और मौलिकता के आधार पर शास्त्रीय का दर्जा दिया जाता है। देखिए भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची यहाँ भाषा दी गई है और यहाँ उनका जो है घोषणा का वर्ष दिया गया है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ जो जो सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी, ठीक, प्रथम, वो तमिल थी दोस्तों। ये 2004 में घोषित हुई। ठीक, ये पहली जो थी दोस्तों और सबसे प्राचीन इसको कह सकते हो, सबसे ये पुरानी भाषा थी जो शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित हुई, सबसे पुरानी। फिर उसके बाद संस्कृत दोस्तों 2005 में, कन्नड़ उसके बाद 2008 में और तेलुगु भी 2008 में। तो 2008 में 2 शास्त्रीय भाषाएं, मतलब शास्त्रीय भाषा घोषित हुई, एक कन्नड़ और एक तेलुगु। और फिर उसके बाद दोस्तों मलयालम, ये 2013 में घोषित हुई। फिर उसके बाद ओडिया या इसी को ओडिसी कहा जाता है, 2014 में इसकी घोषणा हुई। देखिए कन्नड़ जो है दोस्तों ये जो है कर्नाटक की आधिकारिक भाषा भी है। ठीक, और बात करें तेलुगु, तो तेलुगु जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। तमिल ये जो है तमिलनाडु की जो है आधिकारिक भाषा है। और बात करें मलयालम की, तो मलयालम जो है दोस्तों वो केरल की आधिकारिक भाषा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगली जो भाषा जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला उसको, तो मराठी है। मराठी 2024 में और पाली 2024 में, यानी कि दोस्तों 2024 में जो है 5 शास्त्रीय भाषा, मतलब 5 शास्त्रीय भाषाओं को, मतलब भाषाएं घोषित हुई। ठीक, वो कौन कौन सी थी दोस्तों, तो देखिए मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, असमिया हो गई और बंगाली, ये सब 2024 में घोषित हुई है। तो यहाँ ये आपकी जो है 11 शास्त्रीय भाषा हो गई। ठीक, और उनके घोषणा का क्रम। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए कह रहा है कि शास्त्रीय जो भाषा है उनको दर्जा मिलने के क्या लाभ हैं। देखिए जब किसी भाषा को यह सम्मान दिया जाता है तो उससे कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक लाभ जुड़े होते हैं। देखिए पुरस्कार, उस भाषा के उत्कृष्ट विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। अध्ययन केंद्र, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इन भाषाओं को अध्ययन करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होती है। विश्वविद्यालयों में पद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहा जाता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, और आप लोग बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यूजीसी के। तो देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया
जाता है कि वे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उस भाषा के विशेषज्ञों के लिए कुछ विशिष्ट व्यावसायिक पद सृजित करें। तो दोस्तों, ये आपका जो है पूरी जो है शास्त्रीय भाषा हमने कंप्लीट कर ली, और आप लोग जरूर जो है फीडबैक जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों, वो किसी नए टॉपिक के साथ हम आपको साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।